हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ सोशल सेक्टर। मतलब सोशल सेक्टर एरिया में कौन कौन से प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो बेसिकली मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की, जिसकी यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी की पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसका कंटेंट जो है वो है क्या, प्रोग्राम इन द एरिया सोशल सेक्टर। तो हम देखने जा रहे हैं कि सोशल सेक्टर के अराउंड जो जो पॉलिसीज या प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं, वो सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बेसिकली सोशल सेक्टर एरिया के अंदर लिए गए हैं। उसमें पहला है आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसको हम लोग टीटीपी प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, देन जवाहर रोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, फिर आगे आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इंदिरा आवास योजना। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी स्कीम, ऐसा नहीं है कि यही बस है। तो इसमें जो चीजें दी गई है हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा है क्या है, 20 पॉइंट प्रोग्राम टीटीपी। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला जो प्रोग्राम है, जो सोशल सेक्टर के अंदर आती है, वो क्या है हमारा टीटीपी प्रोग्राम। तो टीटीपी प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं। तो बेसिकली 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो इनिशियली सबसे पहले लॉन्च की गई थी 1975 में। देन फिर उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया 1982 में, एंड देन उसको फिर 1986 में उसमें कुछ चेंजेस लाए गए। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का इंट्रोडक्शन करने के साथ फाइनली इसको 2006 में फिर से रिस्ट्रक्चर्ड किया गया, और अभी तक वही चीजें, वही ऑपरेशन प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है। मतलब जो फाइनली 2006 में टीटीपी प्रोग्राम आई, वही टीटीपी प्रोग्राम अभी हमारे प्रेजेंट तक क्या है, कंटिन्यू है। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो प्रायोरिटी एरिया है, जहां पर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, पॉजिटिव और इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो प्रोग्राम और स्कीम जो टीपीपी 2006 जो है 2006, इसके अंदर जो भी चीजें आती है, और इसके अलावा जो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ऑफ यूनाइटेड नेशन, या सार्क सोशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें क्या है ना, सब वही एक ही स्कीम है। तो इन तीनों सब जितने भी प्रोग्राम और स्कीम है, वो चाहे आपको टीटीपी में के अंदर आते हो, या फिर जो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर आते हो, या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सार्क सोशल कैरेक्टर, इन सभी के अंदर जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम है, वो सारी क्या है, एक ही हारमोनी में है, एक ही मतलब एक ही चीजें हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम स्कीम टीटीपी के द्वारा चलाए जाते हैं, जो जो फंक्शनैलिटी है टीटीपी के अंदर, वही सारी चीजें आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो इन सबको क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ऐसा नहीं है नहीं। उसके बाद क्या है, रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम 206। इसको फाइनली किसके द्वारा 5 अक्टूबर 2006 में क्या किया गया, अप्रूव किया गया। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, और इसमें आप देखोगे कि 66 आइटम्स को केयरफुली डिजाइन किया गया है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट, उसको सेलेक्ट किया गया है, जिससे क्या किया जा सके, वेरियस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया सके। तो बहुत सारे, बहुत मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम में आपको बहुत से ऐसे आइटम्स है जो बेसिकली स्टेट सेक्टर के रिव्यू के अंदर भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जिसके अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है 20 पॉइंट प्रोग्राम का। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है 20 पॉइंट प्रोग्राम का, वो ये है कि पोवर्टी, ठीक है, मतलब पोवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, रिमूव किया जाए, पोवर्टी राहत, गरीबी राहत कहते हैं, वो प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा जो पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो जो बेसिकली प्रोग्राम कवर करती है, तो इसके अंदर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एक्सेप्ट आते हैं, जैसे आपका हो गया पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, वेल्थ, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड फॉर्म, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट, व्हीकल सेक्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर 20
टोटल प्रोग्राम्स है, मतलब पॉइंट्स है जो प्रोग्राम के अंदर आती है, जिसको क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन फर्दर अचीव किया जाता है। ठीक है, तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो जिसको हाईलाइट किया गया है। तो एक कुछ है जो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दी गई थी, बट फिर भी आप लोग जान लो कि रूरल पॉवर्टी जो होती है उस पर अटैक करना, उसको आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड चीजों को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, जिससे हम रूरल पॉवर्टी को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। फिर रेनफेड एरिया में एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करना है वो आती है। फिर इरिगेशन वाटर का बेटर यूज, बिगर हार्वेस्ट, लैंडफॉर्म का इन्फोर्समेंट, फिर स्पेशल प्रोग्राम रूरल लेबर के लिए, या फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, टू चाइल्ड होम, बहुत सारे, मतलब ऐसे टोटल 20 प्रोग्राम से आप नेट पे देखना आपको मिल जानी है। ठीक है, अब क्या आता है आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो बेसिकली मिनिमम नीड प्रोग्राम है ना, उसको 5 ईयर प्लान जिसको कहते हैं, उसमें इसको लॉन्च किया गया था, जिसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, तो सभी पीपुल, जितने भी सेक्शन ऑफ पीपुल हैं, उनको बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड इंश्योर किया जाए, जो हमारे कंट्री के रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे कंट्री के रूरल एरिया में जितनी भी सेक्शंस के लोग रह रहे हैं, उन सभी को स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या करना, इंश्योर करना, उन्हें बेसिक मिनिमम नीड्स देके, ठीक है, प्रोवाइड करके। अब क्या है स्ट्रेटेजी was to establish a network of facility to attain an acceptable level of social consumption in respect of selected item within a stipulated time. इसमें ये किया गया कि एक स्ट्रैटेजी को स्टैब्लिश की गई, जिसमें बहुत जितनी भी सुविधाएं थी उनका क्या किया गया, एक नेटवर्क तैयार किया गया, जिससे क्या किया जा सके, सोशल कंजप्शन के एक्सेप्टेबल लेवल को अटेंड किया जा सके। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे सेलेक्टिव आइटम को क्या रखा गया, एक फ्रेम में, टाइम फ्रेम के अंदर रखा गया कि इस चीजों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक कंपोनेंट्स थे, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, फिर आपका रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड, रूरल हाउसिंग, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन लैंड और न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें थी। उसके बाद जब इसका 6th प्लान आया, तब उसमें एडल्ट एजुकेशन को भी लिस्ट में डाला गया। देन 7th प्लान में आपका रूरल डोमेस्टिक एनर्जी, रूरल सैनिटेशन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी ऐड किया गया। ठीक है, तो इसके अलावा जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा था, तो उस समय कुछ ऐसे प्रोसेसेस को क्या किया गया, हाईलाइट किया गया एमएनपी के कुछ एरिया में, जिसपे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, जिससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की, इलेबोरेट करने की जरूरत थी। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी अदर कंपोनेंट्स थे इस प्रोग्राम के, जिसका क्या किया गया कि जो एक्सेप्टेबल लेवल के बीच एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे इनकी क्या रखी गई, अचीवमेंट का एक्सटेंशन रखा गया। मतलब जो चीजें ज्यादा पहले जरूरी थी उसको ज्यादा इलेबोरेट किया गया, प्रोसेस गोल के तरफ उससे प्रोसेस किया गया, और जो अदर कंपोनेंट्स थे उसको क्या रखा गया, एक्सेप्टेबल लेवल के नीचे। इसके अलावा जो इंटर स्टेट डिफरेंसेस आती हैं, ठीक है, इसमें लेवल ऑफ अचीवमेंट में वो अभी भी क्या रही, हाई ही रही। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या करना, 5 ईयर प्लान को अचीव करना। ठीक है, अब ये क्या है, तो इसमें आपका पहला था रूरल हेल्थ, दूसरा था न्यूट्रिशन। तो उसमें ये कहा गया कि एक पेरिफेरल हेल्थ सेंटर बनेगा, कहाँ, तो प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन पे एक पेरिफेरल हेल्थ रहेगा, वहीं ट्राइबल और हिली एरिया में 20,000 पॉपुलेशन पे एक पेरिफेरल हेल्थ रहेगा। वहीं पर उसके बाद सब सेंटर क्या होगा, तो 5,000 पीपुल अगर प्लेन एरिया में है तो वहां पर एक सब सेंटर बनेगा, और ट्राइबल और हिल एरिया में 3,000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर बनेगा। उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ केयर रहेगी पॉपुलेशन के लिए, वो कितने पे रहेगी, 1 लाख पे रहेगी। 1 लाख पॉपुलेशन पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगी। इसके अलावा पेरिफेरल हेल्थ सेंटर, उसका कैसे अपग्रेडेशन करना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आई थी, आपकी एमएनपी के अंदर ही आई थी। देन है आपका न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन के सपोर्ट को बढ़ाना, ये क्या था, एमएनपी का अचीवमेंट था, उसकी ऑब्जेक्टिव थी। तो ये करीबन क्या की गई, जो न्यूट्रिशन सपोर्ट थी ना, उसको 11 मिलियन एलिजिबल पर्सन के तरफ क्या की गई, एक्सटेंड की गई।
काफी बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया। उसके बाद इसमें आपको मिड डे मील प्रोग्राम को भी लाया गया और इसके साथ साथ इसे हेल्थ, फिर पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन से भी क्या की गई, लिंक की गई, जो कि न्यूट्रिशन अंडर एमएनपी में आती है। ठीक है, अब क्या है आपका फूड वर्क प्रोग्राम क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो जो फूड वर्क प्रोग्राम है वो बेसिकली आपको अपने 1977 में लॉन्च की गई थी। इस प्रोग्राम का जो एम था वो क्या था, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जनरेशन करना, कहाँ पर, रूरल एरिया में। इसके साथ साथ रूरल एरिया में कुछ कम्युनिटी एसेट्स या ये कह लो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स का क्रिएशन करना, जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे ना, उनको क्या किया जाता था, फूड ग्रेन्स पेड किए जाते थे इन एक्सचेंज ऑफ जॉब, मतलब उनसे वो जॉब करते थे इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, जिनसे क्या किया जा सके, देखो आज के टाइम पे क्या होता है ना कि जॉब जो करते हैं लोग इन एक्सचेंज ऑफ मनी करते हैं, मतलब उन्हें सैलरी पेड की जाती है। तो यहाँ पर सैलरी की जगह क्या मिलता था, फूड। तो जो वर्कर्स होते हैं उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड की जाती है, फूड ग्रेन पेड किया जाता है, किसके बदले, तो जॉब के बदले। ठीक है, जो भी वो काम करते हैं। तो जो स्कीम है वो किसके लिए है, जो भी अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए है। और यह बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट्स होते हैं उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, और यही बेसिकली क्या करते हैं, फ्री फूड ग्रेन्स का सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो इनएक्टमेंट है इस स्कीम की वो बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो आती है आपके अंदर, आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, और इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। इसके साथ साथ जो इसका देख रेख, जो इस स्कीम का देख रेख करता है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलेक्टर ऑफिसर। ये की ऑफिसर इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यही सारी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजें देखते हैं। तो 2006 में जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था उसको किसके साथ मर्ज किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के साथ, जिसमें और इसके साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए, जैसे पॉलिसी इनएक्टमेंट में कुछ चेंजेस किया गया, तो इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, ये सारी चीजों में क्या किया गया, चेंजेस लाए गए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस फूड फॉर वर्क का, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पुअर की लाइफ को सेव किया जाए, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करके, ठीक है, उन्हें न्यूट्रिशन देके, उन्हें खाना देके। तो जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी नेशनल बिल्डिंग के लिए जो वर्क होती है उसमें जो भी अनस्किल्ड लेबर है उनको क्या मिले, एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होना, या फिर डेब्रिस का क्लियरिंग करना, हिस्टोरिकल मोमेंट्स के साफ सफाई, ग्राउंड वर्क, इरिगेशन एग्रीकल्चर, ये सारे जगहों में इन्हीं अनस्किल्ड लेबर को क्या किया जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर उन्हें इन एक्सचेंज ऑफ क्या मिलता था, सैलरी की जगह पर उन्हें फूड ग्रेन प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, जिनसे क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। अब है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है अब वो देखते हैं। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को बेसिकली लॉन्च किया गया था 1980 में, जिसका व्यू ये था कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, अब ये कैसे है वो देखते हैं। तो यह बेसिकली कहा जाता है कि ये जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसके तरफ एक मेजर स्टेप है। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब क्या होता है, गरीबी राहत रेखा। ठीक है, तो गरीबी राहत के लिए जो भी स्टेप उठाए गए हैं वो बेसिकली आपको एनआरईपी के अंदर ही आते हैं। तो जो बेसिकली एनआरईपी है वो क्या करती है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को रिप्लेस करती है, और क्या है कि इसकी जो फंक्शन है वो बेसिकली है कि क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वांटम ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क पर ईयर, मतलब एक साल में ज्यादा से ज्यादा वर्क मैन डे वर्क को क्या करना, क्रिएट करना। तो इसके लिए जो ऐसे अनएम्प्लॉयड है या फिर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में, उनके लिए क्या करना, लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग डे को क्रिएट करना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, रूरल एरिया में जो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स होते हैं उसका क्रिएशन करना, जिनसे रूरल एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो सभी वर्क जो आते हैं ये सारे रिलेटेड वो किसके अंदर आते हैं, एनआरईपी के अंदर ही आते हैं। और इसमें जो प्रेफरेंस दिया गया है, सबसे पहले आपको लैंडलेस लेबर को दिया गया है। और एनआरईपी जो है वो क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसमें आपको सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होती है उसमें इक्वली शेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने बता दिया आपको कि ज्यादा से ज्यादा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, किसके लिए, अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड पर्सन, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो रूरल एरिया में।
इसके अलावा जो भी कम्युनिटी एसेट्स होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी करना, प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या करना, तो क्रिएशन का। उसके बाद क्या है कि जो भी कम्युनिटी एसेट्स होते हैं, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, उनका क्रिएशन करना, जिससे क्या किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाए और साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पुअर को भी बेनिफिट दिया जाए, उनकी बेनिफिटिंग की कंटिन्यूसी बनी रहे। उसके बाद क्या है कि ओवरऑल रूरल एरिया में रह रहे लोग, जो भी जितने भी सेक्शन के पीपुल्स है, सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, अब है आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब ये क्या है ये देख लेते हो। तो ये बेसिकली आरएलईपी को लॉन्च किया गया था 1983-84 में, जिसका जो सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव था ये कि ये बेसिकली आपको एनआरपी के ही सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें क्या किया गया है, कुछ लिमिटेड किया गया है। ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली आपको जो लैंडलेस लेबर होते हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं होती, उनको ये 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है। जैसे एनआरईपी में था कि सभी को मिलता था, लेकिन इसमें ये थी कि जो लैंडलेस लेबर है, जो लैंडलेस पीपुल है, उनको ही क्या किया जाता है, 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो जो प्रोग्राम को डिजाइन किया गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जस्ट एनआरईपी के ही जैसी है, सेम है, आइडेंटिकल है। ये भी क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारे फंड की क्या होती है, ईयर मार्किंग्स होती है, स्पेशली कुछ सर्टेन एक्टिविटीज में, जैसे 25% आपको सोशल फॉरेस्ट्री के लिए दिया जाता है, 10% वर्क बेनिफिट के लिए, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी 10% फॉर वर्क दी जाती है, 20% आपको हाउसिंग जो इंदिरा आवास के अंदर आती है, ये सारी चीजें को क्या किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। तो जो उसके बाद क्या किया ना, 1989 से 1990 में के एनुअल प्लान में आपको एलईजीपी मतलब जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है और एनआरईपी, दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, क्योंकि ओवरऑल दोनों स्कीम एक ही थी, आइडेंटिकल थी, ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ अलग था। जैसे एक लिमिटेड था तो उसमें कह दिया गया था कि इसमें सिर्फ लैंडलेस पीपुल को ही बेनिफिट मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लेते हैं। तो आरएलएपी को लॉन्च किया गया था, कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जिसका पहला था कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को रूरल लैंडलेस, ठीक है, लैंडलेस जिनके पास लैंड नहीं है, उनको क्या किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को उस एरिया में जहाँ पर लोगों के पास लैंड की कमी है वहां पर एक्सपैंड करना, और क्या करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, जिसका व्यू ये था कि उन्हें क्या मिले, गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम से कम जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड मेंबर्स हैं उनमें वन मेंबर्स को जो भी लैंडलेस हाउस होल्ड है, मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लैंड की कमी है, उसमें से एक मेंबर को क्या किया जाता है, इस स्कीम के द्वारा 100 डेज की, मतलब एक साल के अंदर 100 डेज की आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसकी गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या किया जाता है, कुछ ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे क्या किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो, और क्या हो, रूरल इकोनॉमी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको भी वो क्या करें, मीट करें। ठीक है, अब है आपका जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो जवाहर रोजगार योजना को 1 अप्रैल 1989 में लॉन्च किया गया था, और इसको एनआरईपी और आरएलईजीपी को दोनों को क्या कर दिया गया था, मर्ज करके क्या बनाया गया, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के तरफ बॉन्ड किए जाते हैं, जिसमें सेंट्रल 80 और स्टेट 20 में शेयरिंग करती है। तो जो पीपुल्स पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उन्हें क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और कुछ ऐसे टारगेट ग्रुप जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है उन्हें क्या की जाती है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। प्रेफरेंस जो है सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो लैंडलेस लेबर है उनको मिलता है। जो 30% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को रिजर्व किया जाता है, किसके लिए, वुमेन के लिए, रूरल एरियाज में। इसमें बेसिकली जो ग्राम पंचायत है वो इन्वॉल्व होती है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो इस प्रोग्राम की जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती है वो किसके द्वारा, ग्राम पंचायत करती है। इसके बाद अप्रैल 1 अप्रैल 1999 के बाद ये योजना को क्या किया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि समृद्धि योजना से इसको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। उसके बाद 25 सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को किसके साथ मर्ज कर दिया गया, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के द्वारा। ठीक है,
ये सारी चीजें कुछ गूगल पे आप लोग देख लेना, ऐसा नहीं, बाकी ये सारी चीजें आने वाली है नहीं, ठीक है। अब क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, प्रोवाइड करना किनको, तो अनएम्प्लॉयड और जो अंडर एम्प्लॉयड पर्सन है रूरल एरियाज में, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जो दूसरी ऑब्जेक्टिव है वो ये कि सस्टेन एम्प्लॉयमेंट क्या करना, क्रिएट करना। कैसे, तो रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके और कुछ ऐसे एसेट्स का क्रिएशन करके जो बेसिकली रूरल पुअर के लिए क्या कर रही है, डायरेक्ट वे से उनको बेनिफिट कर रही है, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ये क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। तो 1983-84 के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ स्कीम का स्टार्टिंग की। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो क्या है, एडुकेटेड हैं बट वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, और वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, सेल्फ रियलाइज होना चाह रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो क्या है, एडुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ भेजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ावा देना में क्या करती है गवर्नमेंट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो ये जो स्कीम है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका क्लियर गाइडलाइन ये था कि इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें शामिल किया गया, और इसके अलावा इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी डाले गए। तो इसके अलावा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और बैंक वाइज क्या किया जाता है, टारगेट्स को इंडिकेट किया जाता है। यह जो बेसिकली इंट्रोड्यूस होती है उसमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, मतलब स्कीम की क्या होती है, लगातार मॉनिटरिंग होती है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन होता है वेरियस लेवल पे, जिससे क्या किया जा सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए। किनके लिए, जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है कंट्री में, मतलब जो एडुकेटेड तो है, शिक्षा है, लेकिन वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो कैसे करते हैं, अगर वो चाह रहे हैं, जो भी एडुकेटेड लोग हैं जो चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होना, कि वो इंडस्ट्री बैठाना चाह रहे हैं, सर्विस देना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस एंटरप्राइज खुद से वो खोलना चाहते हैं, तो वहां पर यहाँ ये स्कीम उनको क्या करती है, प्रमोट करती है, उनको सेल्फ रियलायंस बनने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कि कुछ पैकेज ऑफ असिस्टेंट अवेलेबल कराए जाते हैं, जो बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या होती है, बेनिफिशियरी होती है, जिसका प्रोविजन ये है कि लोन, सब्सिडी, फिर या आपको कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। जैसे लोन आपको इजी रिटर्न में मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, फिर कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन की प्रोविजन, गाइडेंस की आपको कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर सेटअप करना है, ये सारी चीजें इसी के अंदर आपको एक आती है। उसके बाद इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो क्या एज ए सेंट्रल स्कीम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 11 इयर्स, ठीक है, मतलब 1983 से 1984, 1993 से 1994 के बीच, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ था, इसको फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम की वो ये कि जो भी एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको क्या करना, इंक्रीज करना, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए, और जैसे इंडस्ट्री, सर्विस या बिजनेस, इसमें कुछ पैकेज ऑफ असिस्टेंस का प्रोविजन दे के उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की तरफ इन्हें सपोर्ट और प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या, ये देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली जो कांसेप्ट है, इसको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बेसिकली 1976 से 1977 के टाइम आपको इसको प्रपोज किया गया था। उसके बाद इस प्रोग्राम को फिर से क्या लाया गया, 78 और 79 में इसको ऑपरेशन में लाया गया, मतलब 1976 से 77 के अराउंड इसे प्रपोज किया गया। उसके बाद जो फाइनली ये प्रोग्राम आई वो 78 से 79 के बीच आई। तो जो एम था इस प्रोग्राम का वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इसको पुअर को, और साथ ही कुछ अपॉर्चुनिटी डेवलप करना, जिनसे जो रूरल एरियाज वाले लोग है, रूरल पुअर है, उनकी स्किल को क्या करना, डेवलप करना, और उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे नेसेसरी सब्सिडी भी जो बिलो लाइन है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, उनको कुछ नेसेसरी सब्सिडी भी प्रोवाइड करना। साथ ही जो स्कीम है वो क्या करती है, इनके जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रह रहे लोग हैं
उनको उनके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करती है, इनहेंस करने में भी हेल्प करती है। तो ये जो बेसिकली प्रोग्राम है, इसको सबसे बेस्ट प्रोग्राम या बेस्ट योजना में कंसिडर किया जाता है किनके लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, क्योंकि ये क्या करती है, वो सारे प्रॉब्लम्स को ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है, जो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं। तो ये जितनी भी स्कीम्स है या फिर जो भी ऑफर वो देती है, वो बेसिकली पॉवर्टी लाइन के जो नीचे रह रहे लोग हैं उनको देती है, उन्हें नेसेसरी सब्सिडी देती है, जिनसे क्या हो सके, उनकी लिविंग ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी फैमिली है वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं उनको क्या करना, हेल्प करना, जिनसे उनकी स्टेट ऑफ लिविंग क्या हो, एनहांस हो। उसके बाद पुअर को क्या करना, एम्पावर करना, जिनसे क्या हो, उन्हें हर एक लेवल पे क्या हो, डेवलप किया जाए। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स या फिर इनपुट्स, ऐसे टारगेट ग्रुप्स को क्या करना, प्रोवाइड करना। अब है इंदिरा आवास योजना और उसके ऑब्जेक्टिव क्या, वो देख लेते हैं। तो इंदिरा आवास योजना तो आई थिंक आप सभी ने क्या होगा, सुना ही होगा। ठीक है, ये काफी फैमिलियर वर्ड है। तो इंदिरा आवास योजना यह क्या था, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जो RLEGP था, उसी का ये एक सब स्कीम है। और जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, इसका भी ये क्या है, सब स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया क्या 1985 में। यह क्या है, तरीके का फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम है, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। और इनका जो वर्क होता है ना, वो बेसिकली किसकी तरफ होता है, हाउस को कंस्ट्रक्ट करना, किसके लिए, तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे पॉपुलेशन है, जो हमारे इंडिया, रूरल इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन रह रही है, उनके लिए क्या करना, हाउस को कंस्ट्रक्ट करना। तो यह बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है किसके लिए, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन का, ऐसे मेंबर को जो कहाँ आते हैं, SC ST में, या फिर जिनके पास लैंडलेस लेबर है, या फिर नॉन SC ST में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं, उन सभी को ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग का ये ग्रांट करती है। तो जो बेनिफिशियरीज होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में आ रहे हैं, वो बेसिकली कहाँ से अप्रूव किए जाते हैं, ग्राम सभा से। ठीक है, उनकी सिलेक्शन कौन करती है, ग्राम सभा करती है। उसके बाद फाइनली इसको इंदिरा आवास के लिए सेलेक्ट किया जाता है लिस्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या करना, रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन करना, किसका, घर का कंस्ट्रक्शन करवाना, घर बनने, मतलब उनके लिए घर प्रोवाइड करना, उसका ये सपोर्ट करती है। तो जो सपोर्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन विद एडुकेट, मतलब इसमें कुछ एडुकेट प्रोविजंस होते हैं, इसमें कुछ वर्क प्लेसेस होती हैं हाउस के अंदर। उसके बाद क्या किया है कि हाउस की डिजाइनिंग, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाउस की डिजाइनिंग होती है। देन उसके बाद वहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कौन कौन से मटेरियल्स जो कि अफोर्डेबल हो, फिर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी कंडक्टिव हो या फिर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ये सारी चीजों को क्या करती है, प्रमोट करती है। देन आपका क्या आता है, ये बेसिकली पंचायत को क्या करती है, एम्पावर और इंकरेज करती है, जिससे वो क्या हो, एज अ लीड रोल में आए विलेज लेवल पे, और वो इस हाउसिंग स्कीम को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो बेसिकली जो इंदिरा आवास योजना है ना, उसमें कुछ अमाउंट से आपको क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है, ताकि आप क्या कर सको, अपने अपने अपना घर को कंस्ट्रक्ट कर सको। ठीक है, आप अपने लिए घर बना सको। तो आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग जरूर से जरूर पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो आपकी आते रहेगी। आपके एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दिसंबर एंड तक आपको पूरी यूनिट मैं दे दूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।